ये सारे लोग गलती से एक ऐसे मैजिकल आइलैंड पर फंस जाते हैं जहाँ छोटे छोटे जानवर काफी ज्यादा बड़े हो चुके थे। लेकिन प्रॉब्लम की बात ये होती है कि उस खतरनाक जगह से बाहर कैसे निकला जाए। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है शॉन नाम के एक लड़के को दिखाते हुए, जो कि अपने मोटरसाइकिल पर सवार होकर लगातार एक रेडियो स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था। बात यह थी कि शॉन को एक इम्पोर्टेंट सिग्नल मिला था जिसे वो रिकवर करने के लिए उस रेडियो स्टेशन पर चला गया। अब ये काम पूरी तरीके से इलीगल होता है क्योंकि स्टेशन के अंदर किसी भी नॉर्मल इंसानों को बिना परमिशन के अंदर आने की अनुमति नहीं थी। लेकिन यहाँ फिर भी शॉन उस सिग्नल को पता करने के लिए वहाँ पर चला गया था। खैर, शॉन ने किसी भी तरीके से उस सिग्नल को अच्छी तरीके से डिटेक्ट भी कर लिया और उस बड़े से रेडियो स्टेशन से बाहर निकलने लगा। लेकिन अगले ही मोमेंट में पता चलता है कि उस जगह पर पुलिस ऑफिसर्स आ चुके हैं जिन्होंने शॉन को पकड़ लिया था और अब शायद उसे सजा भी दी जाएगी। शॉन से पूछकर उसके फैमिली मेंबर्स के बारे में पता लगाया जाता है और पुलिस उस जगह पर भी पहुंच गई। अब यहाँ पता चला कि शॉन का एक स्टेप फादर भी है जिसका नाम हैंक था। हैंक तो इससे पहले एक्स नेवी ऑफिसर भी रह चुका है। अब यहाँ जब हैंक को उसके बेटे शॉन के बारे में सारी बातें पता चली तो वो उसे छुड़ाने के लिए चला गया। सारे डॉक्यूमेंट्स और फाइन भरने के बाद वो शॉन को घर पर लेकर आ जाता है। अब यहाँ पता चला कि शॉन हैंक को अपना फादर मानता ही नहीं था। दोनों के बीच में शुरुआत से ही ज्यादा जमती नहीं थी, पर हैंक बार बार ट्राई करता कि वो अपने बेटे को ये रियलाइज कराए कि वो उसका फादर है। भले ही हैंक स्टेप फादर है, लेकिन वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से निभाता है। अब यहाँ घर पर आने के बाद शॉन एकदम से परेशान था। उसके हाथ में एक पेपर होता है जिस पर कई सारे सिंबल्स बने हुए थे। यहाँ हैंक और उसकी वाइफ के बार बार पूछने पर कि शॉन उस रेडियो स्टेशन में क्यों गया था, तब जाकर शॉन बता देता है कि उसे अपने ग्रैंडफादर का सिग्नल मिला था। यानी शॉन अपने ग्रैंडफादर को ढूंढ रहा है जो सालों पहले गायब हो चुके थे। कितने लोगों का मानना है कि वो अब मर चुके हैं और इस दुनिया में नहीं है, लेकिन शॉन का कहीं न कहीं अंदाजा था कि उसके ग्रैंडफादर अभी भी जिंदा है और चाहे कुछ भी हो जाए वो उन्हें ढूंढ कर रहेगा। यहाँ हैंक भी एकदम से परेशान था कि वो अपने बेटे की मदद कैसे करे। अब यहाँ शॉन थोड़ी देर में जब अपने कमरे के अंदर जाता है तो उस पेपर पर कई सारी अलग लैंग्वेजेस लिखी गई थी। वो लैंग्वेज बिल्कुल भी वो समझ नहीं पा रहा था और उसे डिकोड करने की जरूरत है। हैंक अपने बेटे को इस तरीके से परेशान नहीं देख सकता था, इसीलिए वो कमरे में आकर उससे सारी बातें पूछता है। शॉन थोड़ा सा गुस्सा होने लगा, लेकिन फिर भी वो शॉन को बताता है कि ये सारे सिग्नल्स मेरे ग्रैंडफादर ने भेजे हैं। मुझे लगता है कि वो जिंदा है और कहीं फंसे हुए हैं। अब जब हैंक ने इन सारे सिग्नल्स को देखा तो वो कहने लगा कि मैं एक नेवी ऑफिसर रह चुका हूँ, तो शायद मैं इन चीजों को डिकोड करने में ज्यादा अच्छी तरीके से मदद कर सकूं। शॉन इस बात से थोड़ा सा कन्विंस हो जाता है, इसीलिए वो उसे पेपर दिखा दे रहा था। हैंक ने अच्छी तरीके से उन चीजों को देखा और वहाँ डिकोड करना भी स्टार्ट कर दिया पूरी तरीके से। अब वो पढ़ने लायक हो जाने के बाद हैंक बता रहा था कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने इसमें साफ लिखा है कि वो जिंदा है और एक ऐसे आइलैंड पर मौजूद है जो दुनिया में सबसे अलग है। शॉन इन सारी चीजों को सुनने के बाद काफी खुश हो जाता है। जब उसने पूछा कि क्या मेरे ग्रैंडफादर ने उसमें लोकेशन मेंशन की है उस आइलैंड की, तब हैंक कहता है कि शायद इसमें लोकेशन मेंशन है, पर उसके लिए उन्होंने 3 एंशिएंट बुक्स के बारे में बताया है जो कि उनके बुक शेल्फ में अभी भी मौजूद है। अब उन सारे बुक्स के नाम बताने पर शॉन उन बुक्स को निकाल देता है। बड़े ध्यान से देखने के बाद उन तीनों बुक्स के ऊपर वाले हिस्से पर एक नक्शे बने हुए थे। अब यहाँ तीनों मैप्स को जब हैंक एक के ऊपर एक रखता है तो उसे एक्चुअल में लोकेशन मिल गई थी, पर ये तो महासागर के बीचों बीच की लोकेशन दिखा रही होती है। और हैंक को तो शक हो रहा था कि इस जगह पर कोई आइलैंड मौजूद ही नहीं है। उसने तो वर्ल्ड मैप पर भी बड़े अच्छे तरीके से देखा, पर यहाँ हैंक को उस आइलैंड के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके थे, तो वो किसी भी हालत में वहां जाकर अपने ग्रैंडफादर से मिलना चाहता है। शॉन तो अपनी पैकिंग भी करने लगा ताकि वो उस आइलैंड तक पहुंच जाए। अब बेचारा हैंक यहाँ उसे मना कर रहा था कि ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है, महासागर के बीचों बीच जाना, वो भी अकेली, ये काफी ज्यादा जानलेवा है। लेकिन शॉन ने हैंक से साफ कह दिया कि अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं चलना है तो मत चलो, मैं अपने ग्रैंडफादर को किसी भी हालत में ढूंढ कर लाऊंगा। शॉन ने जाने का इरादा अपना पक्का कर लिया था और हैंक एक फादर होने के नाते उसे अकेला तो नहीं छोड़ सकता, इसीलिए अब हैंक अपनी वाइफ के साथ जाकर बातचीत करता है कि वो भी शॉन के साथ जाएगा। हैंक अगर शॉन के साथ रहेगा तो वो उसकी पूरी प्रोटेक्शन कर सकता था। बहुत समझाने के बाद आखिरकार हैंक की वाइफ मान ही गई। यानी अब हैंक ने भी अपने सारे सामान पैक कर लिए और अपने बेटे शॉन के साथ निकल पड़ा। सबसे पहले वो दोनों ट्रैवल करते हुए एक बंदरगाह पर आते हैं। उन्हें महासागर के उस लोकेशन पर जाने के लिए किसी की बोट रेंट पर लेनी होगी। हैंक अब बंदरगाह पर मौजूद कई सारे लोगों से बातचीत करने लगा कि उन्हें इस लोकेशन पर जाना है। अब एक बोट ओनर जब उनके सामने आता है तो लोकेशन देखने के बाद वो एकदम चौंक गया और वो तो शॉन और हैंक दोनों को ही मना कर रहा था कि तुम्हें यहाँ नहीं जाना चाहिए, ये महासागर की सबसे खतरनाक जगह है जहाँ कोई नहीं जाता।
और आज तक जो भी गया जिंदा वापस लौट कर नहीं आया। इनफैक्ट उसने तो ये भी बताया कि तुम कितने भी बोट ओनर से पूछ लो, वो वहाँ पर जाएंगे ही नहीं। वो बोट ओनर तो ये सारी बातें बताकर वहाँ से चला गया था। अब शॉन और हैंक एकदम से परेशान कि वो क्या करे। तभी अचानक पीछे से एक आदमी आता है जिसका नाम कैबेटो था। कैबेटो ने उनकी सारी बातें सुन ली थी और वो शॉन और हैंक से कहने लगा कि वो उसे लोकेशन पर लेकर जाएगा, लेकिन इसके बदले उसे बाकियों से काफी ज्यादा पैसे चाहिए। अब हैंक ने इस सिचुएशन को देखते हुए इसके लिए हाँ कर दी थी। कैबेटो उन दोनों को अपने हेलीकॉप्टर के पास लेकर गया जिसकी मदद से वो उस जगह पर जाएंगे, और बोट से सबसे ज्यादा अच्छी राइड तो हेलीकॉप्टर ही हो सकती है। लेकिन कैबेटो ने वहां पर पहुंचने के बाद जैसे ही अपने हेलीकॉप्टर का दरवाजा ओपन किया तो उसके अंदर से कई सारी मुर्गियां बाहर निकल रही थी। लगता है कि वो हेलीकॉप्टर कई साल पुराना है। अच्छे से वो उन्हें वहां पर पहुंचा भी पाएगा कि नहीं, इसी चीज का डाउट शॉन और हैंक के मन में आने लगा। हैंक ने तो अब डिसाइड कर लिया कि वो इस हेलीकॉप्टर से नहीं जाएगा, पर अचानक साइड से कैबेटो की बेटी आती है जिसका नाम कैल था, और वो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल थी कि शॉन उसे देखता ही रह गया। शॉन के शायद एक तरफा प्यार होने लगा था कैल से, और वो उसे देखकर रुक ही नहीं पाया और कहने लगा कि वो इसी हेलीकॉप्टर से जाएंगे। शायद हैंक यहाँ पर अपनी बेटे की भावनाएं समझ गया था, इसीलिए वो कैबेटो के हेलीकॉप्टर से ही जाने का डिसाइड करते हैं। कैबेटो ने तुरंत ही अपने हेलीकॉप्टर को तैयार किया और सभी उसके अंदर बैठकर निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन के लिए। पर उन सभी को नहीं अंदाजा कि जिस जगह पर वो लोग जा रहे हैं वो एक नॉर्मल आइलैंड नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे रहस्य मिलेंगे जो आज तक उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किए होंगे। लेकिन उन सभी को आगे चलकर जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उस जगह पर हम अपने आप को रखकर इमेजिन करेंगे और पता लगाएंगे कि ऐसे कंडीशंस में सरवाइव कैसे किया जाता है अपनी सर्वाइवल स्किल्स की मदद से। हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं तो उनके आइडियाज को हम फॉलो करेंगे। फिलहाल शॉन, हैंक, कैबेटो और उसकी बेटी कैल हेलीकॉप्टर में मौजूद होते हैं। समुद्र के आधे से ज्यादा रास्ते पर पहुंचने के बाद तो चारों तरफ अंधेरा हो गया था। वहां पर इतने काले बादल छा जाते हैं कि देख पाना भी मुश्किल था। फिर भी कैबेटो अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करता रहता है। धीरे धीरे उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा तूफान आने लगा था जिसके अंदर वो सभी फंस गए थे। इतने बड़े बड़े टॉर्नेडोज बन रहे थे कि उनसे बाहर निकलना एकदम से नामुमकिन लगता है। अब हवा की तीव्रता इतनी ज्यादा तेज थी कि उनके हेलीकॉप्टर के कई सारे पार्ट्स टूटने लगे होते हैं। वो इतनी बुरी तरीके से डैमेज हो गए कि आगे अब वो चल नहीं सकते। उस तूफान के अंदर अब सभी लोग बहुत बुरी तरीके से गिरने लगे और हेलीकॉप्टर का तो सत्यानाश हो चुका होता है। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा, पर अचानक वो सभी अपनी आंखें खोलते हैं एक अनजान आइलैंड के ऊपर। सभी उस समुद्र के किनारे पर मौजूद थे और कोऑर्डिनेट देखने पर पता चला कि ये वही आइलैंड है जिसे वो ढूंढ रहे थे। बट ऐसे अनजान तरीके से वो यहाँ पर कैसे पहुंचे और बाहर कैसे निकलेंगे, ये सब एकदम से अननोन था। फिलहाल तो वो सभी खड़े होकर थोड़ा सा कंफर्टेबल होते हैं कि आखिर ये कौन सी जगह है। वो थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करना चाहते थे, इसलिए शॉन हैंक के साथ आगे बढ़ने लगा। शॉन को तो उस जगह पर एक गुफा दिखाई देती है जिसमें से थोड़ी रोशनी आ रही थी, इसीलिए वो सभी डिसाइड करने लगे कि वो उस गुफा के रास्ते से आगे बढ़ेंगे। शायद उन्हें वहां से कोई दूसरा रास्ता मिल सकता था। अब जैसे ही गुफा के रास्ते को पार किया जाता है तो वहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल फॉरेस्ट मौजूद था। नेचर वहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बिखरी हुई थी। इतनी ज्यादा ग्रीनरी होती है जैसे कि ये कोई हेवन हो। पर असली सच्चाई तो थोड़ा और पास जाने पर पता चलेगा। वहाँ पर कुछ जानवर भी मौजूद थे, लेकिन ये नॉर्मल नहीं लग रहे होते। जैसे कि जो बटरफ्लाईज इतनी छोटी हुआ करती हैं, वो वहाँ पर विशालकाय थी, यानी उनका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका था। तुरंत ही अब पीछे से एक एलिफेंट चिल्लाते हुए आता है, लेकिन जब हैंक ने उस एलिफेंट को अपने हाथों में लिया तो पता चला कि इसका साइज तो बहुत ही छोटा हो चुका है। उस मोमेंट पर जाकर कुछ रियलिटी सामने आई कि इस पूरे आइलैंड पर जितने भी जानवर हैं, अगर उनका साइज काफी बड़ा हुआ करता था तो वो छोटे हो चुके हैं, और जो जानवर शुरुआत से ही छोटे हुआ करते थे उनका साइज विशालकाय हो गया है। ये बहुत ही डिफरेंट फेनोमेना होता है जो किसी को समझ में नहीं आ रहा था। ये बहुत ही अनजान चीजें होती हैं जिस पर कोई भरोसा नहीं कर पा रहा था, लेकिन यही सच्चाई है, उन्हें मानना ही होगा। वो चारों ऐसे ही कई सारे जानवरों को एक्सप्लोर करते हैं और अचानक शॉन को एक पहाड़ के ऊपर से कुछ धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। शॉन उसे देखकर तुरंत ही समझ जाता है कि शायद वहाँ पर मेरे ग्रैंडफादर है, इसीलिए वो उस जगह पर जाने की जिद करने लगा। अब शॉन के सामने हैंक क्या ही कर सकता था, इसीलिए वो उसके साथ ही आगे बढ़ चलता है। चारों ओर फॉरेस्ट के बीचों बीच थे, एकदम अनजान की कितनी खतरनाक चीजें उनके आसपास मौजूद हैं। ट्रैवल करते हुए वो कई सारे पत्थरों के ऊपर से आगे बढ़ रहे थे, पर अचानक हैंक का पैर उस पत्थर के अंदर चला जाता है और फिर उसे पता चला कि ये कोई बड़ा सा पत्थर नहीं है, बल्कि ये एक अंडा है जो किसी जानवर का हो सकता था। हैंक एकदम चौंक गया कि जिस जानवर का अंडा इतना बड़ा है तो उसका साइज कितना बड़ा होगा। वो सब कुछ सोच पाते तभी नजर सामने की तरफ गई जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा लिजर्ड सो रहा था। ये लिजर्ड इतना ज्यादा बड़ा होता है कि कोई डायनासोर भी इसके सामने शर्मा जाए। हैंक नोटिस करने के बाद सभी को कह रहा था कि हमें बिना आवाज के यहाँ से निकलना होगा। अगर वो जायंट लिजर्ड उठ गया तो हम सभी को मार देगा। धीरे धीरे वो सब अंडों पर से नीचे उतर ही रहे थे, पर तभी कैबिटो जिस अंडे पर खड़ा होता है उसका शेल टूटने लगा।
वो तो कुछ कंट्रोल ही नहीं कर पाता और सीधा उसके अंदर गिर जाता है। अंडे के अंदर उस लिजर्ड के बच्चे भी थे जो उसे खाने की कोशिश करते हैं, पर कैबिटो अंडे को तोड़कर बाहर निकल गया। अब इतने ज्यादा शोर की वजह से वो मदर लिजर्ड उठ जाती है। उसने जैसे ही इतने सारे लोगों को देखा तो वो उनके ऊपर झपट्टा मारने लगी खाने के लिए। उसे ऐसा लग रहा था कि ये सभी उसके अंडे को चोट पहुंचाने आए। हैंक तो सभी को गाइड करते हुए वहां से भागने के लिए कहता है। एक समय पर ऐसा लगा कि वो लिजर्ड शॉन को बुरी तरीके से मार के खा जाएगी। हैंक तो उस जगह पर था ही अपने बेटे की प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन इतने बड़े लिजर्ड से वो भी नहीं लड़ सकता। जैसे ही वो जाइंट लिजर्ड उनके और पास आया तभी एक लकड़ी का टुकड़ा उसके ऊपर लग जाता है। वो अनजान आदमी और कोई नहीं बल्कि शॉन का ग्रैंडफादर एलेक्स था। उसने उन सभी की जान बचा ली और उस बड़े से लिजर्ड को वहां से भगा दिया। शॉन तो अपने ग्रैंडफादर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उससे जाकर गले मिलता है। एलेक्स भी अपने ग्रैंडसन और उन सभी लोगों को देखकर काफी खुश हो रहा था, बट वो उनसे कहने लगा कि ये फॉरेस्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, यहाँ पर एक रात भी कोई जिंदा गुजार नहीं सकता। इसीलिए अब एलेक्स उन सभी को लेकर अपने एक हाइड आउट वाले एरिया पर जाते हैं जो कि पेड़ों के ऊपर बनाया गया था। ये सबसे सेफ जगह है जहाँ पर वो सारे जंगली जानवर नहीं पहुँच सकते। वो ट्री हाउस के ऊपर जैसे ही पहुंचे तो पता चला कि ये बहुत ही अच्छी जगह है, वहाँ पर रहने के सारे संसाधन मौजूद है और एलेक्स इसी वजह से यहाँ पर सरवाइव कर पा रहा है। हैंक तो अब एलेक्स से पूछने लगा कि आखिर आप यहाँ पर पहुंचे कैसे। एलेक्स ने साफ बताया कि वो समुद्र में अपनी बोट लेकर निकला था, लेकिन एक तूफान में वो फंसने के कारण वो डायरेक्टली यहाँ पर आ गया। जो सारे सामान उसके पास बचे हुए थे वो लेकर यहाँ पर आ गया और इसी तरीके से यहाँ पर सरवाइव करने लगा। इनफैक्ट हैंक के पूछने पर कि आखिर उन्होंने कांटेक्ट कैसे किया तो वो बताते हैं कि मेरे बोट के अंदर जो भी छोटे इक्विपमेंट थे उससे उसने एक मशीन बनाई थी। ये मशीन अच्छी तरीके से कुछ रेडियो सिग्नल्स ट्रांसमिट कर देती है जिससे कि वो बड़ी आसानी से शॉन से कांटेक्ट कर पा रहा था। तो हैंक अब एलेक्स से यही कहने लगा कि इसी रेडियो सिग्नल की मदद से हम वापस मदद मांगेंगे, बट एलेक्स साफ समझा देता है कि ऐसा अब नहीं हो सकता। वो मशीन खराब हो चुकी है और उसे बनाने में काफी समय जाएगा। उतना टाइम उनके पास नहीं है यहाँ से बाहर निकलने के लिए। फिलहाल वो सभी थके हुए थे, इसीलिए एलेक्स उन्हें आराम करने के लिए कहता है और अपने ग्रैंडसन को ये भी समझाता है कि कल वो उसे बहुत ही अच्छी जगह पर लेकर जाएगा। सुबह होती है और एलेक्स उन सभी को चलाते हुए बीच फॉरेस्ट से एक ऐसी जगह पर आ गया जो बड़े पैमाने पर फैली हुई एक एंशिएंट सिटी थी। एलेक्स ने उन सभी को इन्फॉर्मेशन देते हुए ये बताया कि इस जगह पर एक जमाने में इंसान रहा करते थे, लेकिन ये पूरा आइलैंड जैसा दिखता है वैसा है नहीं। उस एंशिएंट सिटी में जब वो सब अंदर जा रहे थे तो एलेक्स ने एक शॉकिंग बात बताई कि ये पूरा आइलैंड 70 इयर्स तक ऊपर रहता है और फिर कुछ समय बाद वापस से महासागर के अंदर डूब जाता है। फिलहाल ये पूरा आइलैंड समुद्र के ऊपर है और पता नहीं कि कब तक ये पूरा पानी में डूब जाएगा। हैंक भी जब उस जगह पर आकर अपनी थोड़ी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो उसने देखा कि वहाँ पर जो थोड़ा पानी है वो खारा हो चुका है, यानी ये पानी महासागर का है। और हो न हो हैंक के अंदाजे के मुताबिक ये पूरा महासागर कुछ टाइम के अंदर पूरा पानी में डूब जाएगा। उनके पास कितने दिन बचे हैं ये भी उन्हें नहीं अंदाजा। एलेक्स ने भी जब ध्यान से देखा तो वो हैंक की बात कंफर्म कर देता है, लेकिन एलेक्स को कुछ समझ नहीं रहा था कि उनके पास ना कोई संसाधन है जिससे वो यहाँ से बाहर निकल सके, ना ही कोई बोट और ना ही कोई हेलीकॉप्टर। तभी अचानक शॉन उनके सामने आकर एक आइडिया बताता है। उसने ये कहा कि जब वो इस जगह का अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो उसे अपने ग्रैंडफादर की एक बुक के अंदर किसी कैप्टन के बारे में इंक्लूजन मिला था। किताब में ये भी लिखा गया है कि वो कैप्टन इस आइलैंड पर आया था अपनी सबमरीन लेकर। तो अगर ये सच है तो उस कैप्टन की सबमरीन भी यहीं कहीं होगी, सिर्फ हमें उसे अच्छी तरीके से ढूंढना है और उसके अंदर बैठकर यहाँ से बाहर निकल जाना है। इस बात पर एलेक्स तुरंत जवाब देता है कि उस कैप्टन का ग्रेव कहाँ पर मौजूद है वो शायद मुझे पता है, और उसके ग्रेव के पास एक किताब थी जिसमें जरूर उस सबमरीन के बारे में कुछ लिखा होगा। तो होना क्या था, वो सभी बिना देरी किए निकल पड़े उस ग्रेव के पास। ट्रैवल करते हुए वो सब वहाँ पर पहुंच भी जाते हैं, बट प्रॉब्लम ये थी कि जिस ग्रेव से अंदर जाना था वहाँ पर एक छेद बना हुआ होता है और उस छेद का साइज बहुत ही छोटा था। सभी लोग देखते ही रह गए कि आखिर इसके अंदर कौन जाएगा। तब जाकर कैल सामने आती है और कहती है कि मैं सबसे छोटी हूँ, इसीलिए वो बड़ी आसानी से उस छेद के अंदर जा सकती है। सभी लोग कैल को रोक रहे थे, बट कैल सीधा उस ग्रेव के अंदर चली गई। थोड़ी देर तक अंदर ट्रेवल करने के बाद आखिरकार उसे कैप्टन की डेड बॉडी मिल जाती है। उस बॉडी से जुड़ी हुई एक किताब रखी गई थी जिसे कि कैल ने निकाल लिया, पर अचानक वो पूरी जगह एकदम से हिलने लगी और तुरंत ही वो पूरी तरीके से ढहने वाली थी। हैंक और सभी लोग बहुत ही चिंतित हो गए, क्योंकि अगर वो जगह गिर गई तो शायद कैल की मृत्यु हो सकती थी। वो तो कैल की पूरी मदद करते हैं वहां से निकलने के लिए, खास करके शॉन जो एक तरीके से कैल को पसंद करता था। अब कैल के खींचने पर वो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और सीधा शॉन के ऊपर आकर गिर जाती है। थोड़े समय के लिए उन दोनों के बीच में आई कांटेक्ट हुआ और शॉन के तो मजे ही हो गए थे, लेकिन अभी भी उन्हें काफी क्रिटिकल काम करने थे जिसमें ये भी कंफर्मेशन नहीं है कि वो बच पाएंगे भी कि नहीं। उनके पास उस कैप्टन की किताब होती है जिसे वो अच्छी तरीके से देखने लगे।
अच्छी बात तो ये हुई कि उन सभी को किताब के अंदर एक नक्शा मिलता है। उस नक्शे के ऊपर एक डायरेक्शन लिखा हुआ था जो शायद उसी सबमरीन की तरफ लेकर जाएगा, तो इसीलिए वो उस नक्शे के हिसाब से ही आगे बढ़ने लगे थे सबमरीन की तरफ। आगे आने वाला रास्ता बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता उस जगह पर जाकर सबमरीन लेकर यहाँ से निकलने का। रास्ते में भी सभी नोटिस कर पा रहे थे कि वहाँ के पेड़ पौधे भी काफी हाइब्रिड हैं। जो पेड़ पौधे छोटे हुआ करते थे उनका साइज काफी बड़ा हो चुका होता है, पर उन्हें पता है कि हर कदम पर उन्हें खतरा है। कौन सा जानवर कब हमला कर ले और उनकी जान ले ले ये भी उन्हें नहीं आइडिया था। अब लगातार ट्रैवल करते हुए उन लोगों ने नोटिस किया कि सोने के टुकड़ों की बारिश हो रही है, और तब जाकर हैंक ने अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग बताया कि वहाँ पर एक ज्वालामुखी है जो कि फटने वाला है, और हो सकता है कि उस ज्वालामुखी के आसपास बहुत सारा सोना हो। वही सोने के छोटे छोटे टुकड़े अब भाप बनकर नीचे गिर रहे हैं। शॉन को जब पता चला कि इस जगह पर इतनी सारी भारी मात्रा में गोल्ड मौजूद है, तो वो कहने लगा कि हमें वहां जाकर बहुत सारा सोना ले लेना चाहिए। इससे हर कोई काफी अमीर हो जाएगा और फिर हमें कमाने की टेंशन नहीं होगी। बट हैंक उसे समझाने लगा कि हमारे पास पहले से ही टाइम कम है, ये पूरा आइलैंड कब महासागर में समा जाएगा ये भी हमें नहीं पता। तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये होगी कि हमें सबमरीन के बारे में पता करना है और यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकल जाना है। एलेक्स भी हैंक की बातों से सहमत होता है, इसीलिए वो सीधा चलने के लिए कह रहा था। उस जगह पर तो छोटी छोटी चिड़िया और कीड़े भी इतने बड़े हो चुके थे कि किसी की जान ले ले। फिर भी वो सब चोरी चुपके चलते रहते हैं और मैप को फॉलो करते हुए अचानक वो एक पहाड़ के पास पहुंचे। उस पहाड़ के आगे का रास्ता कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और शायद हो सकता है कि उन्हें पहाड़ की दूसरी तरफ जाना हो। ये तो बहुत मुश्किल काम था और उन्हें काफी समय लग जाएगा। सभी एकदम परेशान हो चुके थे, लेकिन अब एलेक्स झाड़ियों के पीछे चला गया और तुरंत ही उड़ते हुए एक मधुमक्खी के ऊपर आ जाता है। लिटरली एलेक्स उस मधुमक्खियों को कंट्रोल कर रहा था और सभी को बताने लगा कि हम आगे का सफर इन सभी के ऊपर तय करेंगे। शॉन और हैंक काफी खुश हो जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर और भी सारी मधुमक्खियां आ चुकी हैं। एलेक्स ने उन सभी को अच्छी तरीके से उन्हें कंट्रोल करना सिखाया और सभी उसके ऊपर बैठकर आगे बढ़ने लगे। अब तो वो बहुत ही कम समय में काफी दूरी तय कर लेंगे और शायद सबमरीन भी मिल जाए। सभी बहुत ही ज्यादा खुश थे और लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं, पर उन्हें बिल्कुल नहीं अंदाजा कि एक बहुत ही बड़ा खतरा उनका पीछा कर रहा है। उन सभी के पीछे कुछ बर्ड्स पड़ गए जो कि मधुमक्खियों को खाते हैं। उन बर्ड्स का साइज भी जो नॉर्मल होता है वो भी काफी इनलार्ज हो चुका था और अब कैसे भी करके वो उड़ते हुए उन मधुमक्खियों को खाने की कोशिश करते हैं। बर्ड्स को नहीं पता कि उन मधुमक्खियों के ऊपर वो सारे लोग बैठे हुए हैं, यानी वो उनके साथ साथ हैंक के सभी साथियों को भी खा जाएंगे। हैंक तो अपने बेटे को इस तरीके से मरने तो नहीं दे सकता था, इसीलिए वो पूरा ट्राई करता है कि उन पक्षियों का ध्यान अपनी तरफ करे। वो मधुमक्खी के ऊपर बैठकर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था। तब जाकर हैंक के दिमाग में एक प्लान आता है कि इन सारे बड़े बर्ड्स को कैसे भी करके जाल में फंसाना है मकड़ियों के। वहाँ पर मकड़ियां भी काफी बड़ी बड़ी थी। हैंक अपने मधुमक्खी पर सवार होकर लगातार आगे बढ़ रहा था झाड़ियों पर से। ये अच्छी बात होती है कि मधुमक्खी का साइज उस बर्ड से छोटा था, तो वो उस जगह से भी चली जा रही थी जहाँ पर वो बर्ड्स नहीं आ सकते। कई देर तक चेस करने के बाद आखिरकार वो उस जाल के पार हो जाता है और वो बड़े से बर्ड्स मकड़ी के जाल में फंस गए थे, यानी वो सब बाल बाल बचे हैं उन खतरनाक बर्ड्स के हमले से। इस पूरे प्रोसेस में शॉन ऊंचाई से नीचे गिर गया था, जिससे कि उसके पैर की हड्डी टूट गई थी और उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। हैंक और बाकी लोग उसके पास पहुंचते हैं और शॉन की देख रेख करते हैं। शॉन की हालत को नोटिस करके हैंक ने यही कहा कि हम एक रात यहीं पर गुजारेंगे, सुबह होने पर हम आगे चलेंगे जब तक शॉन का पैर ठीक नहीं हो जाता, क्योंकि इस तरीके से चलने में उसे प्रॉब्लम तो होगी। सभी उस फॉरेस्ट के बीचों बीच अपने रहने का इंतजाम कर लेते हैं और एलेक्स उनके लिए कुछ खाने की चीजें लेकर आता है। ऑब्वियस बात थी कि वो इतने समय तक यहाँ से रह रहा है तो उसे कुछ कुछ चीजें पता चल गई हैं। हैंक तो यहाँ अपने बेटे शॉन को अच्छा फील कराने के लिए वहाँ पर सिंगिंग भी करता है। वो तो हर तरीके से शॉन को स्पेशल फील कराने की कोशिश कर रहा था। ये बातें शॉन को भी एक्सपीरियंस होती है और वो काफी खुश था। अब देखकर लगता नहीं कि शायद वो अपने स्टेप फादर हैंक से नफरत करता है। अब यहाँ रात के समय कैबेटो अपनी बेटी कैल से बात कर रहा था और पूछता है कि क्या तुम शॉन को पसंद करती हो, क्योंकि कैबेटो ने ये नोटिस किया है कि उनके बीच कुछ चल रहा है। दोनों एक दूसरे को शायद पसंद करने लगे। उस समय पर कैल एकदम सच्चाई कहती है कि वो शॉन को पसंद तो करती है, लेकिन वो उसके साथ नहीं रह सकती। यहाँ से अगर वो सब सही सलामत बाहर निकल जाए तो शॉन अपनी जिंदगी में वापस लौट जाएगा, जिसमें कि वो अपनी स्टडी पर ध्यान देगा। और वहीं कैल के फैमिली के पास उतने पैसे नहीं है जिससे कि वो अपनी स्टडी कर सके, तो वो उसी आइलैंड पर रहकर अपने फादर की हेल्प करेगी। ये सारी बातें कैबेटो को बहुत ज्यादा बुरी लगती हैं। उसे तो ये गिल्टी होने लगा कि उसकी नाकामयाबी की वजह से उसकी बेटी पढ़ नहीं पा रही। हालांकि कैल को पढ़ने का बहुत शौक होता है, बट फैमिली प्रॉब्लम की वजह से वो यहाँ पर अपने फादर के साथ है। इन बातों को करते करते अब सुबह हो जाती है। शॉन और बाकी लोग जब उठते हैं तो उन्होंने देखा कि समुद्र के पानी का स्तर काफी बढ़ चुका है, यानी ये आइलैंड कुछ ही समय के अंदर डूबने वाला है। तुरंत ही शॉन और कैल नोटिस करते हैं कि उसके फादर कैबेटो गायब है। आखिर वो कहाँ गायब हो गए उन्हें कुछ समझना ही नहीं।
इस मोमेंट पर कैल अंदाजा लगाती है कि शायद मेरे फादर उस माउंटेन की तरफ गए होंगे कुछ गोल्ड लेकर आने के लिए, क्योंकि कल ही रात उनकी बात हो रही थी कि वो उसे पढ़ाना चाहते हैं और बिल्कुल भी पैसों की कमी नहीं होने देना चाहते हैं। यानी वो इन्हीं चीजों की वजह से उस खतरनाक जगह पर गए हैं गोल्ड लेकर आने के लिए। कैल तो अब कैसे भी करके अपने फादर की प्रोटेक्शन करना चाहती थी, इसीलिए वो वहां से जाती है, बट हैंक उसे रोकने लगा कि वो भी उसके साथ चलेगा। इस तरीके से अकेले फॉरेस्ट में घूमना खतरे से खाली नहीं है। पर एलेक्स समझदारी की बात करता है कि इस तरीके से अगर हम एक साथ जाएंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे, और तो और हमारा टाइम भी वेस्ट होगा, जिससे ये पूरा आइलैंड डूबने के चांसेस हैं। तो एलेक्स ने साफ बताया कि वो कैल के साथ जाएगा उसके फादर को ढूंढने के लिए, वहीं शॉन और हैंक एक साथ मिलकर उस सबमरीन को ढूंढेंगे जिससे वो यहाँ से बाहर निकल सके। हैंक को भी ये प्लान बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए उसने मैप का फोटो ले लिया और अपने बेटे शॉन के साथ निकल पड़ा सबमरीन को ढूंढने के लिए। यानी अब एलेक्स कैल के साथ जाएगा उसके फादर कैबेटो को ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ हमें कैबेटो ही दिखाया गया जो कि अंदाजे के मुताबिक उसी पहाड़ की तरफ आया था। उसे एक्चुअल में सोना चाहिए था, तो उसने जमीन पर एक सोने का टुकड़ा देखा। तुरंत ही वो उसे निकाल तो रहा था, लेकिन वो काफी मजबूती से अंदर दबा होता है। कैबेटो उस सोने को निकालने के लिए मिट्टी हटाने लगा, बट बाद में पता चलता है कि वो सोना अंदर से बहुत ही बड़ा है, और इतना बड़ा सोना तो कैबेटो उठा नहीं सकता, तो वो उसका टुकड़ा निकालने लगा। प्रॉब्लम की बात होती है कि कैबेटो वो भी नहीं कर पाता, क्योंकि इतना बड़ा सोना काफी सख्त होता है, उसे किसी औजार या फिर लकड़ी से तोड़कर ही निकाला जा सकता था। कुछ देर तक कैबेटो वहीं पर अपनी कोशिश करता है, और अच्छी बात थी कि कैल और एलेक्स वहां पर पहुंच चुके थे। कैल अपने फादर कैबेटो को समझाती है कि मुझे इन चीजों की कोई जरूरत नहीं, वो यहाँ पर अपने फैमिली के साथ खुश है। पर कैबेटो भी चाहता है कि वो अपनी बेटी को अच्छा फ्यूचर दे। इस तरीके से जो बिजनेस करता है वो नहीं चाहता कि कैल भी वही करे। दोनों में काफी बातें होती हैं, बट एलेक्स अब चाह रहा था कि हमें यहाँ से निकलना होगा। दूसरी तरफ शॉन और हैंक मैप के मुताबिक चलते रहते हैं उस सबमरीन को ढूंढने के लिए। अब जब वो अपने टारगेटेड लोकेशन तक पहुंच रहे थे तो पता चला कि वहां पर पानी भर चुका है, तो उन्हें सबमरीन को लेने के लिए पानी के अंदर जाना होगा विदाउट मास्क, और इतनी देर तक सांस रोके रहना तो काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तभी हैंक ने तरकीब लगाई और शॉन के साथ कूद पड़ा उस पानी के अंदर। उन्होंने डिसाइड किया कि हर 30 सेकेंड में वो ऊपर की तरफ आएंगे अगर उन्हें सबमरीन मिल गई तो। शॉन और हैंक पानी में जाकर चारों तरफ ढूंढते हैं, और लकीली उन्हें वो सबमरीन मिल भी गई। सबमरीन पुराने जमाने की थी, लेकिन काफी एडवांस लग रही होती है। वो दोनों जब उसके ऊपर जाकर उसका ढक्कन ओपन करने की कोशिश करते हैं तो वो जाम हो चुका था। ऑब्वियस बात थी कि इतने टाइम तक बिना यूज किए वो यहाँ पर पड़ी थी, तो जंग लगना ही था। दोनों कोशिश करते हैं बट नाकामयाब हो गए थे। अचानक उन दोनों की नजर गई एक बहुत ही बड़ी ईल मछली के ऊपर। ये ईल मछली यूजुअली छोटी हुआ करती हैं, लेकिन इस मैजिकल आइलैंड के कॉन्सेप्ट के कारण ये काफी बड़ी हो चुकी थी। यहाँ तक कि व्हेल और शार्क जैसी बड़ी बड़ी मछलियां भी छोटी हो चुकी होती हैं। हैंक और शॉन उसे देखकर तुरंत ही तेजी से दरवाजा खोलने लगे, क्योंकि अगर ईल मछली उन्हें काट लेगी तो वो सब मारे जाएंगे। बहुत ज्यादा दम लगाने के बाद आखिरकार वो दरवाजा ओपन हो गया, और तुरंत ही दोनों सबमरीन के अंदर चले जाते हैं। ईल मछली से भी उन्हें कोई डैमेज नहीं पहुंचता और वो वहां से चली गई। यहाँ एलेक्स, कैबेटो और कैल कैसे भी करके मैप को फॉलो करते हैं और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन चारों तरफ का तूफान इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि जमीन भी फटने लगी। आसमान पूरी तरीके से काले हो जाते हैं और लग नहीं रहा था कि उनके पास ज्यादा समय बचा हुआ है। पानी तो लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता ही है, जिससे पूरा आइलैंड डूब जाए। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन कभी हमारे सामने आ जाती है और हमें पता नहीं कि यहाँ से समुद्र का इलाका कहाँ होगा, क्योंकि अल्टीमेटली उन सभी को समुद्र वाले इलाके पर ही जाना था, तो सिंपल बात होती है कि सबसे पहले हर जगह की मिट्टी को चेक करके देखिए। जहाँ की मिट्टी में थोड़ी सी नमी होगी तो ये समझ लेना कि समुद्र उसी डायरेक्शन में है। हमें वही डायरेक्शन फॉलो करते हुए आगे बढ़ते रहना है। और तो और ये भी नोटिस करना चाहिए कि मकड़ियाँ जितनी भी अपनी जाल बनाती हैं वो हमेशा दक्षिण दिशा में ही होती है। यानी ये भी एक अच्छा संकेत है कि हमें उसी डायरेक्शन में बढ़ते रहना है अगर कोई समुद्र या फिर नदी पता करनी हो तो। लकीली एलेक्स, कैबेटो और कैल उसी रास्ते को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगे। अब हमें यहाँ शॉन और हैंक को दिखाया जाता है जो सबमरीन में थे, और उन सबमरीन की बैटरी पूरी तरीके से खत्म हो गई थी, जिससे इंजन चालू नहीं हो रहा था। जब तक वो ज्यादा एनर्जी नहीं दे देते तब तक ये इंजन नहीं चालू होगा। तब जाकर हैंक को एक बहुत ही अच्छा आइडिया आता है। ये आइडिया हमें भी समझ में आ चुका होगा। हैंक ने अपने बेटे शॉन से कहा कि बाहर की तरफ वो ईल मछली है, और इतनी बड़ी ईल मछली के बॉडी में काफी सारी इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है। अगर किसी भी तरीके से वो वायर उसके मुंह में मार दी तो वो कुछ समय में पूरी सबमरीन की बैटरी सेल्स को चार्ज कर देगी। ये काम खतरनाक था, पर हैंक को ये करना ही होगा। हैंक कैसे भी बाहर जाता है और उस मछली को आकर्षित करता है। मछली जैसे ही आई वो उसके मुंह में वायर फेंक देता है, और उसी की वजह से पूरा सबमरीन चालू हो गया था।
यानी अब अच्छा चांस है कि यहाँ से बाहर निकला जा सके। दूसरी तरफ एलेक्स, कैबेटो और कैल तो कितनी मुश्किल से कोने पर आ चुके थे, लेकिन अब चट्टानें इतनी बुरी तरीके से गिर रही थी कि वो सब पानी में गिर जाते। लग रहा था कि अब कोई भी नहीं बच पाएगा, लेकिन नीचे से एंट्री होती है शॉन और हैंक की, जिसके पास सबमरीन थी। उन्होंने तीनों को सबमरीन के अंदर लिया और लकीली उन्हें बचा लिया। पर प्रॉब्लम अभी तक खत्म नहीं हुई थी। जितनी भी चट्टान नीचे गिर रही होती है वो सब उनके सबमरीन के सामने आती है। अब अगर प्रॉपर कंट्रोल नहीं किया गया तो शायद उनकी सबमरीन भी खत्म हो जाए। तब जाकर हैंक ने कैबेटो को सबमरीन चलाने दे दिया और दूसरी तरफ जाकर कई सारे मिसाइल फायर करने पर लगा देता है चट्टानों पर। जो भी बड़ा चट्टान उनके सामने आता वो उस पे फायर करके डिस्ट्रॉय कर देते और आखिरकार सारे चट्टान पार करने के बाद वो निकल पड़ते हैं महासागर में। सभी बहुत खुश थे और शॉन यहाँ कैल को भी सही सलामत देखकर काफी हैप्पी होता है। दोनों के चेहरे पर प्यार साफ साफ झलक रहा था। कुछ समय बाद का सीन दिखाया गया जहाँ सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में जा चुके थे। अच्छी बात तो ये थी कि कैल का एडमिशन एक अच्छी यूनिवर्सिटी में हो जाता है और वो वहीं पर अपनी फर्दर स्टडी करेगी। उसका फादर कैबेटो काफी फेमस हो चुका था, क्योंकि सभी को पता है कि वो कहाँ से जिंदा लौट कर आया है। उसे तो काफी क्लाइंट मिलने लगे और हर एक टूरिस्ट को वो अपने बोट पर घुमाता। शॉन और हैंक भी अब काफी अच्छे खासे फैमिली मेंबर्स बन चुके थे। यहाँ तक कि शॉन के ग्रैंडफादर एलेक्स भी अब उनके साथ रहने लगे होते हैं। तभी अचानक एलेक्स अपने बेटे शॉन को एक और किताब देता है जो कि मून पर जाने की बात की थी, और वो सिंपली कहने लगे कि तुम एक और सफर के लिए तैयार हो कि नहीं। हमारी भी कहानी इसी सस्पेंस के साथ यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।